Hello everyone, I am Dr. Atul Kumar Srivastava, MBBS MD, Assistant Professor in Department of Microbiology। और आज की मैं अपनी डेली सीरीज का पार्ट 6B अपलोड करने जा रहा हूँ। इस पार्ट को अपलोड करने में मुझे 2 दिन का टाइम लग गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये सीरीज बहुत लंबी हो गई थी, क्योंकि जो इसमें जो टॉपिक हैं जो ऑल इंडिया पीजी के लिए, डीएनबी, एम्स और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर टॉपिक का हर लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस सीरीज में मैंने 5 टॉपिक डिस्कस किए हैं और उनको डिटेल में मैं जब टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करूँगा उसमें डिस्कस करूँगा। लेकिन आज जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस किए। तो ये सीरीज बहुत लंबी हो गई थी, उसको कट शॉर्ट करा है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो के कंटेंट पसंद आएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। तो आज की डेली सीरीज पार्ट 6B का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मां सरस्वती। प्लेयोमॉर्फिक ग्राम पॉजिटिव स्मॉल कोकोबैसिलाई अकरिंग इन शॉर्ट चेन्स विद टम्बलिंग मोटिलिटी। ऑप्शन ए लिस्टीरिया, बी कॉर्निबैक्टीरियम, सी एंट्रोकोकस, डी विब्रियो कोला। तो आपसे पहले भी बोला था कि ये जो क्वेश्चन है उसमें सबसे जो ज़्यादा जो कैच पॉइंट है कि ग्राम पॉजिटिव स्मॉल कोकोबैसिलाई कौन होता है, अगर आपको ये पता है। और अगर आपको ये पता है एक सिंपल सा पॉइंट कि टम्बलिंग मोटिलिटी किस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, तो अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स पता हैं तो आप क्वेश्चन 5-7 सेकंड में कर लोगे। अदरवाइज आप फिर तुक्का लगाओगे। तो करेक्ट आंसर इज लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। कैसे है, हाउ टू करेक्ट क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि प्लेयोमॉर्फिक ग्राम पॉजिटिव स्मॉल कोकोबैसिलाई, पहला कॉच पॉइंट। दूसरा शॉर्ट चेन में है और तीसरा टम्बलिंग मोटिलिटी है। तो जो ग्राम पॉजिटिव स्मॉल कोकोबैसिलाई है वो लिस्टीरिया है इनमें, और टम्बलिंग मोटिलिटी किस में प्रेजेंट होती है, केवल लिस्टीरिया में। तो अगर ऑप्शन बाकी ऑप्शन को देखते हैं तो कॉर्निबैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है, लेकिन इसमें कोई भी टम्बलिंग मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। एंट्रोकोकस ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, चेन में प्रेजेंट होता है। विब्रियो कोला ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है, इसमें भी एक डिफरेंट टाइप की मोटिलिटी प्रेजेंट होती है जिसको कि हम डार्टिंग मोटिलिटी बोलते हैं। तो सारे ऑप्शन को आप रूल आउट कर सकते हो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो करेक्ट ऑप्शन है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। अब इसको पोस्टमार्टम करते हैं कि कौन कौन सी मोटिलिटी होती है आपको पता होना चाहिए। तो टम्बलिंग मोटिलिटी किस में प्रेजेंट होती है, लिस्टीरिया में, मोनोसाइटोजेंस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एट 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इसके ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो जो फ्लैजेला होते हैं वो स्कैंटी हो जाते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं, तो वो नॉन मोटाइल हो जाता है। तो आपको याद रखना है टम्बलिंग मोटिलिटी प्रेजेंट इन लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस एट 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डार्टिंग मोबिलिटी किस में प्रेजेंट होती है, डार्टिंग मोबिलिटी प्रेजेंट होती है विब्रियो कोला में और कैम्पाइलोबैक्टर में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे पूछे जाते हैं आपसे, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा स्टेटलिक मोटिलिटी किस में प्रेजेंट होती है, क्लोस्ट्रिडियम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन इंपॉर्टेंट, कॉर्क स्क्रू टिपिनोमा पैलिड्रम। देन लैसिंग मोटिलिटी बोरेलिया में प्रेजेंट होती है। उसके बाद ग्लाइडिंग माइकोप्लाज्मा में होती है। माइकोप्लाज्मा काफी पॉइंट डिस्कस किए थे, उसमें एक पॉइंट और ऐड होता है, ग्लाइडिंग मोटिलिटी प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा। देन किसमें स्वार्मिंग होती है, ये जो DD के पार्ट 2 में डिस्कस किया था स्वार्मिंग को काफी कुछ। स्वार्मिंग जो डेवलप होती है PCBs का है, प्रोटियस मिराबिलिस, प्रोटियस वर्गेलिस, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी और बैसिलस सीरस। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो प्रोटियस स्पीसीज है या क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी है या बैसिलस सीरस है उसमें स्वार्मिंग प्रेजेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिया पीजी। देन आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारी टाइप्स की मोटिलिटी होगी जो आपको याद रखनी है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, लिस्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलाई। तो पहला क्वेश्चन पॉइंट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन है उसमें क्या हिस्ट्री है, दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलाई होता है। दूसरा टेंडेंसी टू अकर इन चेन, चेन में टेंडेंसी होती है इनके अकर होने की, और प्लेयोमॉर्फिक होते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर मोटाइल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड शोइंग टम्बलिंग मोटिलिटी बट आर नॉन मोटाइल एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताया था 20 to 35 तक ये मोटाइल रहते हैं, 37 के बाद क्या हो जाता है कि स्कैंटी हो जाते हैं या नॉन मोटाइल हो जाते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। और इसमें फ्लैजेला किस टाइप का होता है,
पेरिट्राइकस फ्लैजिला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन नॉन में दे आर नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड। तो आपको एक फंडा बताते हैं एमएससी वाला। एम मीन्स मोटाइल हो गया, आपको मोटिलिटी कैसी हो गई भाई, पेरिट्राइकस फ्लैजिला। उस मोटिलिटी को क्या बोलते हैं हम, टम्बलिंग। दे आर नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन एसिड फास्ट। देन लिस्टीरिया कैसे आपको याद रखना है, पहले भी डिस्कस किया था। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, तो आपको बताया था जब पढ़ाया था एलसीडी। एल मीन्स लिस्टीरिया, सीडी मीन्स कॉर्निबेटन डिप्थेरी। तो दो ऐसे ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई थी जो नॉन स्पोरिंग थी। कौन कौन से नॉन स्पोरिंग थे, एक लिस्टीरिया, दूसरा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरे। और अब आपको बताया था जो कॉर्निबैक्टीरियम होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल, और लिस्टीरिया क्या होता है, मोटाइल। मोनो मतलब मोटाइल। तो आपको यहाँ से याद रखना है, कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि होता क्या है जब आप एक बैक्टीरिया पढ़ते हो तो आपको लगता है सब कुछ आता है, लेकिन जब पूरी बैक्टीरियोलॉजी खत्म हो जाएगी तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कौन सा बैक्टीरिया मोटाइल है और नॉन मोटाइल है। तो यही जो फंडे हैं निमोनिक्स से, यही आपको काम देंगे। तो हमेशा मैं ये बात कहता हूँ आपसे, बार बार रिपीट करता हूँ कि आप नोट्स बनाओ, पॉइंट बाई पॉइंट फ्लो चार्ट्स बनाओ, और क्या नाम है, निमोनिक्स ऐड करो, दे आर वेरी हेल्पफुल। कल्चर में दे आर एरोबिक होता है, माइक्रो एरोबिक होता है। बेटा ग्रोथ तब आती है जब 5 to 10% CO2 ऐड कर देते हैं। और इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ग्रोथ को इंप्रूव करना है तो एडिशन ऑफ ग्लूकोज, ब्लड और लिवर एक्सट्रैक्ट, और इस टेक्निक को ही हम कोड इनरिचमेंट कहते हैं। तो पूछा जाता है ऑल इंडिया पीजी में, कोड इनरिचमेंट भी प्रेजेंट इन लिस्टीरिया। क्या होता है, ग्रोथ इज बेटर इन ब्लड अगर और इफ मटेरियल इज स्टोर्ड इन ट्रिप्टोज और थाइग्लाइकोलेट ब्रॉथ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड इनरिचमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑन ब्लड अगर पर किस तरह की कॉलोनी दिखाई पड़ती है, नैरो जोन ऑफ बीटा हेमोलिसिस। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 3 टाइप्स की जो हेमोलिसिस होती है उसमें अल्फा बीटा गामा लिटिक, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें नैरो जोन मिलता है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें वाइट जोन मिलता है। तो नैरो जोन इज प्रेजेंटेड स्टेफिलोकोकस, लिस्टीरिया। और जो हेमोलिसिस वाला पार्ट है स्टेफिलोकोकस में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको पता हो कि नैरो जोन प्रेजेंट इन स्टेफिलोकोकस और लिस्टीरिया, और वाइट जोन किसमें प्रेजेंट होता है, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस में। अल्फा में तो वैसे ही पार्शियल होता है और गामा में नॉन हेमोलिटिक होता है। सिलेक्टिव मीडिया ये आपके लिए बिल्कुल नया है, पेलकैम अगर यूज करते हैं सिलेक्टिव मीडिया के लिए। और क्या मतलब है पेलकैम का, पेलकैम का वाला पी फॉर पॉलीमेक्सिन, ए मीन्स एक्रीफ्लेविन, PAL, एल मीन्स लिथियम क्लोराइड, केम, सी मीन्स सेप्टाजिडीम, ए मीन्स एस्क्रीन, एम मीन्स मैनिटॉल। तो आपको कैसे याद रखना है कि एक आपके अंकल थे, कौन से अंकल, पाल अंकल, वो केम आ गए हैं, केम केम आजा केम, ये गुजराती में बोलते हैं। तो पाल केम, तो पाल मतलब पाल, केम मतलब कौन आया है, केम आए हैं। और कौन सा बैक्टीरिया आ रहा है चलकर, लिस्टीरिया मतलब मोटाइल है। तो आपको याद रखना सिलेक्टिव मीडिया है, क्योंकि जो पॉलीमेक्सिन होता है, एक्रीफ्लेविन होता है, लिथियम क्लोराइड होता है, सेप्टाजिडीन होता है, ये तो सिलेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। और जो एस्क्रीन होता है वो मैनिटॉल होता है, और इंडिकेटर होता है डिफरेंशियल मीडिया की तरह काम करता है। तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया है फॉर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। कौन से अंकल आ रहे हैं कि पाल अंकल, तो आपको पाल के में याद हो गया। अब आपको एक निमोनिक याद रखना है, ये क्या दिख रहा है आपको, जो चीज़ मैंने एक बार यूज करी उसी को मैं बार बार यूज करता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। तो आपको ये फोटो आ गई कैंप की, क्या था, कैंप। अब कौन सा कैंप है, बाइल कैंप। आजकल वैसे भी कैंप की बात बहुत चल रही है कि ये वाला कैंप जाना है कि कौन सा कैंप जाना है, ठीक है। कैंप कैंप कौन सा, बाइल कैंप। तो एंटेनी को कौन सा कैंप जाना है, बाइल कैंप। लेकिन वो देखो ये एंटेनी है, दिख रहा है ना, ये एंटेनी है, ये एंटेनी, ये कौन सा है, कैंप, बाइल कैंप। और वो कह रहा है कि भाई इस कैंप में ना बिल्लियां बहुत हैं, कैट बहुत है, इसलिए क्या चीज़ ऑन करो, क्या लग रहा है यहाँ पर, लाइट। तो सिंपल सी बात है, एक एंटनी है, ये वाला बंदा क्या है, एंटनी। एंटनी कह रहा है भाई बाइल कैंप जाना है, लेकिन वहाँ पर लाइट ऑन कर लो। क्यों लाइट ऑन कर लो, क्योंकि बिल्लियाँ बहुत है। तो एंटनी बाइल कैंप, कैट ऑन, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली बहुत होती है इसलिए आपको दिखाई पड़े रात में, क्या ऑन करो, लाइट। तो आपको बिल्कुल ऐसे याद रखना है, एंटनी मतलब एंट्रेंस टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिया पीजी। देन बाइल, बाइल स्क्रीन टेस्ट। कैंप का मतलब कैंप टेस्ट। तो आपको पहले ही बताया था कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कैंप टेस्ट करते हैं, कौन से ऐसे होते हैं जो रिवर्स कैंप करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। एक कैंप आपको पढ़ा चुके, कौन सा, बीटा इम्यूनिटिक में। बीटा इम्यूनिटिक में कौन सा पार्ट, ग्रुप बी, BSC बताया था। बैग लेके कैंप जा रहे हो, हेपी रे,
देन कैट मतलब कैटालेज, तो याद रखो जब भी कैट यूज करेंगे कैटालेज के लिए होगा, और जब भी ऑन यूज करेंगे ऑक्सीडेज टेस्ट नेगेटिव। तो आपको यही बताया है कि एक कैंप है, कैंप में कौन सा बंदा बैठा है, एंटनी। एंटनी कह रहा है भाई बाइल कैंप जाना है, लेकिन लाइट जला लो, ऑन कर लो, क्योंकि बिल्लियां बहुत हैं। बस आपको फोटोग्राफी में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपको हो गया एंटन टेस्ट, बाइल स्क्रीन टेस्ट, कैंप टेस्ट, कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव और ऑक्सीडेज टेस्ट नेगेटिव, क्योंकि इतने सारे बैक्टीरिया आप बाद में भूल जाओगे कौन सा कैटालिस्ट पॉजिटिव है कौन सा कैटालिस्ट नेगेटिव है। क्लियर हो गया। देन एंटन टेस्ट क्या होता है, इंस्टॉलेशन ऑफ बैक्टीरिया इनटू आइज और रैबिट प्रोड्यूसेस ए क्रेटोकंजोवाइटिस, इसको ही एंटन टेस्ट बोलते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटन टेस्ट क्या होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि एक्सपेरिमेंटल इनोकुलेशन इन रैबिट कॉज मार्ग मोनोसाइटोसिस, इसलिए इसका नाम पड़ा लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन। वो तो मैंने आपको याद कराने के लिए बताया था कि मोनो मतलब मोटाइल, इसलिए मोटाइल है, लेकिन नाम क्यों पड़ा लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन्स, क्योंकि ये मार्ग क्या करता है, मोनोसाइटोसिस, और किस में करता है, रैबिट में करता है। और यही बताया गया है कि रैबिट में करता है, लेकिन मोनोसाइटोसिस इज नॉट ए हॉलमार्क ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन, इट इज सीन ऑन ओनली रैबिट। तो आपको ये बात भी बिल्कुल याद रखनी है कि जो मोनोसाइटोसिस का फीचर है वो रैबिट में है, ना कि ह्यूमन इन्फेक्शन का हॉलमार्क है। तो नाम पड़ा है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। मतलब मोटाइल क्यों करता है, कि मोनोसाइटोसिस करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा। देन दो मेजर टेस्ट है जो डिफरेंशियल के लिए यूज करते हैं, एक कैम्प टेस्ट, डी जैलोज फर्मेंटेशन टेस्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो जो लिस्टीरिया की स्पीसीज हैं उनमें से आकर डिफ्रेंशिएट करना हो तो दो मेजर टेस्ट हैं, एक तो है डी जैलोज फर्मेंटेशन, दूसरा कैम्प टेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस पॉजिटिव विद कैम्प टेस्ट, और कैम्प टेस्ट के साथ करते हैं स्टेफ ऑरियस के साथ, पहले भी बताया था आपको। कैम्प टेस्ट सोर्स क्या होता है, तो आपको फूड प्रोसेसिंग काफ़ी डिस्कस करी थी, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस करेंगे कि इसमें जो रेडी टू ईट फूड होते हैं, जैसे कि जो रेफ्रिजरेटेड फूड होता है, तो वो सारे सोर्स हैं इसके प्रोसेस एंड अनप्रोसेस फूड ऑफ एनिमल और प्लांट ऑरिजिन। तो जो भी प्लांट और एनिमल ऑरिजिन के प्रोसेस और अनप्रोसेस फूड है वो भी सोर्स हैं, जैसे कि सॉफ्ट चीज, मिल्क है, अनकुक्ड मीट है, हॉट डॉग, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल और कोल्ड सलाद। तो जो भी रेफ्रिजरेटेड फूड होते हैं या जो भी प्रोसेस फूड होते हैं सारे ही सोर्स हैं। आपको जब एमसीक्यू कराएंगे तब बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑल इंडिया पीजी के लिए कि ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, और ये ऐसे परसेंट में इलनेस कॉज करता है जिसको कौन सा डिफिसिट होता है, सीएमआई। सीएमआई मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिया पीजी। ये सारी लाइन पूछी जाती है आपसे, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाओ आप। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विद एंडोटॉक्सिन, मतलब जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो आपको पता है दो टाइप के टॉक्सिन होते हैं, एक एक्जोटॉक्सिन और एक एंडोटॉक्सिन। एक टॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव करता है, दूसरा ग्राम नेगेटिव है। तो इट इज द ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस एंडोटॉक्सिन, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। देन लिस्टेरोलाइसिन, नाम है लिस्टीरिया, तो अगर लिस्टीरिया लाइसिस करेगा तो क्या करेगा, लिस्टेरोलाइसिन। द नेम ह्यूमुलेशन प्रोड्यूस बाय लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस इज नॉन ए लिस्टीरियोलाइसिन। और इससे मिलता जुलता है कि नाम आपको याद आया क्या, स्ट्रेप्टोकोकस में भी एक था स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, तो उससे ये एंटीजेनिकली सिमिलर होता है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वायलेंस फैक्टर फॉर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। लिस्टीरिया की कितनी स्पीसीज प्रेजेंट होती है, 6 स्पीसीज प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें केवल लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस ही पैथोजेनिक होती है। और उसके कौन से सीरोटाइप इंपॉर्टेंट है, 1/2A, 1/2B एंड 4B। तो आपको इतना याद रखना है कौन कौन से सीरोटाइप इंपॉर्टेंट है। और ये ह्यूमन इन्फेक्शन जनरली कॉज मीन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और प्रेगनेंसी वाले पेशेंट में करता है और इम्यूनो सप्रेसेड पेशेंट में करता है। ह्यूमन टू ह्यूमन कोई ट्रांसमिशन नहीं होता है, केवल वर्टिकल ट्रांसमिशन कहाँ से होता है, मदर टू फीटस। इसका अगर मदर को है तो फीटस में हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और फीटल इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड फ्रॉम द मदर, यही बात लिखी हुई है। कौन सा ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन। देन लिस्टेरोसिस इन प्रेगनेंसी क्या लॉन्च करता है, कोरियो एमनोनाइटिस। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कोरियो एमनोनाइटिस कॉज करता है, लिस्टीरिया। तो आपको याद रखना है, ठीक है। कौन से मैनिफेस्टेशन होता है, तो मैनिफेस्टेशन में आपको आता है, एक आपको याद रखना, दिल लाया दिमाग लाया, या सॉन्ग है। तो भाई जब दिल और दिमाग की बात हो रही तो पीठ की बात क्यों नहीं होगी, दिल मतलब दिल, दिमाग मतलब ब्रेन, पेट मतलब स्टमक। तो आपको याद रखना कि बैक्टीरिया हो गया, तो पीठ मतलब गैस्ट्रोएंटेरिटिस, दिल मतलब एंडोकार्डिटिस, दिमाग मतलब मेनिंजाइटिस, और ऊपर सब कुछ शामिल हो गया पूरा, तो मेनिंजाइटिस और फोकल सीनेस इन्फेक्शन कॉज करता है।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये अक्सर पूछा जाता है न्यूमोनिया मेनिंजाइटिस कौन कौन कॉज करता है, इकोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, लिस्टीरिया और क्लेप्सिला निमोनिया। तो ये आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि लिस्टीरिया भी एक कॉज है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीडिया में भी आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट क्या है, एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन देते हैं। तो ये सारा जो बताया है आपको, ये बहुत कम बताया है लिस्टीरिया की, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जितनी भी है ये केवल आपसे मॉर्फोलॉजी और कैसे कल्चर करते हैं, क्या कल्चर प्रॉपर्टीज है, और थोड़ा सा आपको क्लिनिकल बताया है। बाकी जितना भी पॉइंट है, एक आने वाली सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक वाइज सीरीज विद एमसीक्यू, उसमें पूरे लिस्टीरिया को अच्छे से डिस्कस करूंगा और विद एमसीक्यू। तो सीरीज का वेट करिए, कुछ दिन में वो अपलोड करूंगा। ठीक है, टेक होम मैसेज ये कि एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिया पीजी एंड सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम। ठीक है, उसके बाद दूसरा टेक होम मैसेज क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिलिटी इज प्रेजेंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिलिटी प्रेजेंट होती है कि स्टेटले किस में प्रेजेंट होती है, सॉर्मिंग किस में होती है, ग्लाइडिंग किस में होती है, फॉलिंग लीफ राइड किस में होती है, और क्या नाम है, टम्बलिंग किस में होती है, डार्टिंग किस में होती है। सारी मोटिलिटी आपको पता होनी चाहिए, सारे बच्चों से वाइवा पूछा जाता है। तो मोटिलिटी पर भी एक डिफरेंट टाइप का बनाया है कि कौन कौन सी मोटिलिटी होती है, किस कैसे कौन कौन से मेथड है जिसको डेमोस्ट्रेट करोगे, इसलिए उस सीरीज का नाम रखा है टॉपिक वाइज सीरीज। देन क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग यूआरटीआई इन एडल्ट। कौन सा है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म? तो ऑप्शन ए हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बी स्टैफ ऑरियस, सी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंसर क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। पहले भी आपसे कहा था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई क्या है, वायरल इन्फेक्शन। और वायरल में भी कौन सा, राइनो वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। लेकिन आप देखो ऑप्शन में कहीं भी राइनो वायरस नहीं है, तो आपको आंसर देना है बैक्टीरिया में। तो अगर वायरस हो और बैक्टीरिया दोनों हो तो वायरस कॉमन है, वायरस में कौन सा, राइनो वायरस, और बैक्टीरिया में कौन सा कॉमन है, ग्रुप ए बीटा हेमोरेटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। मतलब स्ट्रेप्टोको पहले तो आपको रखना है बीटा हेमोरेटिक स्ट्रेप्टोकोकस, और बीटा में भी कौन सा, ग्रुप ए। तो ग्रुप ए के मेंबर मोस्ट कॉमन कॉज करते हैं यूआरटीआई के, और ये दे आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज कौन सी प्रोड्यूस करते हैं, फ्रेंजाइटिस। तो आपको बिल्कुल ये कैच पॉइंट याद रखना है कि ग्रुप ए के बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मोस्ट कॉमन टाइप इन्फेक्शन क्या होता है, फ्रेंजाइटिस। लेकिन अगर वायरस भी ऑप्शन में है और वायरस में अगर राइनो वायरस है तो राइनो वायरस ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रिंग ऑफ पल कॉलोनीज ऑन न्यूट्रेंट एगर इज प्रोड्यूस्ड बाई ऑप्शन ए क्लेप्सुला, बी प्रोटियस, सी बेसिलस, डी सामिला। तो आपको पता था, बताया था पहले भी कि अगर आपको रूल आउट करना हो तो ए ऑप्शन क्लेप्सुला मतलब म्यूकोइड कॉलोनी देता है, कैप्सुलेटेड होती है। बी मतलब प्रोटियस में क्या होता है, स्वार्मिंग होता है। सामिला में दे आर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होता है। तो बेसिलस ऑप्शन बचा, और आपसे बताया था एक बैक्टीरिया ऐसा है जो कि क्या है, छुपा रुस्तम। करेक्ट आंसर क्या है, बेसिलस छुपा रुस्तम। देखो बताया भी है, छुपा रुस्तम वो होता है जो कि सारे काम कर जाता है और पता भी नहीं चलता है। और क्यों मैं इसको छुपा रुस्तम बोलता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर 4 पेज का है, और आप मतलब इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी, मतलब हिस्ट्री के 4 बैक्टीरिया हैं, 4 साइंटिस्ट हैं, तो चारों इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी में अगर हम स्पोर की बात करेंगे तो स्पोर भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम मोटाइल की बात करें तो मोटाइल भी इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल है तो मतलब भगवान ने इसको पता नहीं क्या बना के भेजा है कि हर लाइन इंपॉर्टेंट है। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स तमाम सारी, बायोकेमिकल रिएक्शन, टॉक्सिन, पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोफिलैक्सिस, एंथ्रोकाइड बेसिलाई, बेसिलस सीरस। तो फूड पॉइजनिंग में भी लास्ट उसमें भी सीरीज में भी डिस्कस किया है। एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं डिफरेंट एग्जाम में, और 2-4 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे जो टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज सीरीज बहुत लंबी हो जाती है। दे आर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में, और दे आर स्पोर फॉर्मिंग थे, और स्पोर फॉर्मिंग में 2 बैक्टीरिया बताए थे आपको, एक बेसिलस दूसरा क्लोस्ट्रीडियम। तो एक बेसिलस था, एक क्लोस्ट्रीडियम था, और दूसरी बात क्या था, एक एरोबिक था दूसरा एनरोबिक था। क्लोस्ट्रीडियम में क्रो चैम्बर, एनरोबिक बेसिलस AB मतलब एपिलो बेबी को 20% मतलब एरोबिक है। दूसरा बताया था कि इसमें 2 तरह की स्पीसीज, एक बेसिलस एंथ्रेसिस, दूसरा बेसिलस सीरस। बेबी आर यू सीरियस, तो अगर बेबी सीरियस है इसका मतलब वो चाइनीज फूड खाने जा रही है, फूड पॉइजनिंग। मतलब बेसिलस सीरियस क्या है, मोटाइल, और ये क्या है, नॉन मोटाइल। ये सारे निमोनिक मैंने लास्ट जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई को कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है पार्ट 4 में डिस्कस किए, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो दे आर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, दे आर नॉन मोटाइल, ऑल अदर मेंबर्स ऑफ मोटाइल। और मोटाइल भी कैसा, पैराट्राइकस फ्लैजिला। तो आप देखो
कि मोटिलिटी से हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहली इंपॉर्टेंट बात। देन एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट पीजी, बार बार आपसे कह रहे हैं। स्पोर फॉर्मिंग बैचलर्स कौन कौन से होते हैं? बीएससी, बी फॉर बैचलर्स, एस फॉर स्पोर फॉर्मिंग, सी फॉर क्लोस्ट्रिडियम, एरोबिक एनारोबिक। बैचलर्स में एक स्पीसीज मोटाइल, दूसरी नॉन मोटाइल। क्लोस्ट्रिडियम में 3 स्पीसीज मोटाइल, एक स्पीसीज नॉन मोटाइल। दे रिमेन वाइबल फॉर ईयर्स इन एनवायरमेंट सच एज सॉइल एंड स्पोर्स, तो तमाम टाइम तक पड़े रहते हैं और वाइबल रहते हैं। लेकिन स्पोर्स आर डिस्ट्रॉयड बाई 4% पोटेशियम परमानेट सोल्यूशन इन 15 मिनट। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट, ऑटो क्लेविंग एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ऑल इंडिया में कि टू डिस्ट्रॉइंग द एंथ्रेक्स स्पोर्स इन वूल एंड हेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? उस मेथड को डकरिंग बोलते हैं। और डकरिंग में हम क्या यूज करते हैं? 2% फॉर्मेल्डिहाइड एट 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वूल। तो वूल के लिए यूज करना है तो 2% यूज करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब सेकंड या थर्ड सीरीज में फॉर्मेल्डिहाइड डिस्कस किया था तो वहां भी डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर से आपको रिवाइज कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डकरिंग। और 2% करते हैं 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स। अगर यही चीज एनिमल हेयर और ब्लिस्टर से करना है तो कितने परसेंट लेंगे? 0.25%। यहाँ पर कितना था? 2%। यहाँ पर टेम्परेचर 60 डिग्री फॉर 6 आवर है और यहाँ पर टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री फॉर 20 मिनट्स है। तो आप देख लो, पहले मोटाइल का इंपॉर्टेंट, ये मोटाइल, नॉन मोटाइल, बाकी मोटाइल। और मोटाइल बाई कैसे? प्लेटाकिस फ्लैजिला। फिर स्पोर में कितनी सारी चीज इंपॉर्टेंट है। अब बचा कैप्सूल, तो कैप्सूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्स आर हीट रेजिस्टेंट, कंस्टिट्यूट मोस्ट कॉमन कंटामिनेंट्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कल्चर मीडिया। तो हम जब बैक्टीरियोलॉजी कल्चर मीडिया करते हैं तो मोस्ट कॉमनली जो लेबोरेटरी कंटामिनेंट्स होते हैं उसमें एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बेसिलस आते हैं। तो हम रिपोर्ट भी ऐसे करते हैं, एएसबी का मतलब एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बेसिलस सीन, दे आर मोस्ट कॉमनली लैब कंटामिनेंट्स। तो हम रिपोर्ट भी लैब में ऐसे ही करते हैं। तो कैप्सूल होता है, पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल। अब देखो हर चीज, पहले आपका मोटाइल गया, फिर आप स्पोर, अब कैप्सूल। कैप्सूल किसका बना होता है? पूछा जाता है पॉलीपेप्टाइड का। नॉर्मली कैप्सूल किसका बना होता है? लिपोपॉलीसेकेराइड का। और इस कैप्सूलोमीटर को चेक करने के लिए एक स्टेनिंग करते हैं, ऑन स्टेनिंग विद पॉलीक्रोम मैथिलीन ब्लू। इसको एम्फेडेंस रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिएक्शन बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इन केस ऑफ बैसिलस एंथ्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्लॉयड फॉर द प्रिवेंटिव डायग्नोसिस इन एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। कल्चर में क्या होता है? ये एंड टू एंड अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग चेन। तो उनको बैम्बू स्टिक अपीयरेंस या बॉक्स का अलग अपीयरेंस होते हैं। और अगर प्लेट में कैसी अपीयरेंस होती है? फ्रॉस्टेड ग्लास अपीयरेंस होती है। तो पूछा जाता है आपसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास अपीयरेंस कहाँ प्रेजेंट होती है बैसिलस के केस में? इस तरह की कुछ अपीयरेंस होती है और इसको ही हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। और न्यूट्रेंट अगर पर कैसी ग्रोथ आती है? न्यूट्रेंट अगर पर हम जब देखते हैं तो अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप ऐसा लगता है कि इंटरलेसिंग चेन्स ऑफ बेसिलाई आपस में जुड़े हुए हैं और जिससे मैटेड हेयर होता है। और इस अपीयरेंस को हम बोलते हैं मेडुसा हेड अपीयरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडुसा हेड अपीयरेंस कहाँ प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह से आती है। तो ये पूछा जाता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इमेज। दूसरा, जिलेटिन स्टेप कल्चर। जिलेटिन पर कैसा अपीयरेंस होता है? इन्वर्टेड फर्टिग लाइक अपीयरेंस होता है। ये आपसे फिर पूछा जाता है आइडेंटिफाई द इमेज, इन्वर्टेड फर्टिग लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट इन बैसिलस। देन सिलेक्टिव मीडिया क्या यूज होता है? पीएलईटी मीडियम। पीएलईटी का वाला होता है, पी मीन्स पॉलीमिक्सिन, हार्ट इन्फ्यूजन अगर विद पॉलीमिक्सिन, एल मीन्स लाइसोएंजाइम, ई मीन्स एथिन डाइमीन टेट्रा एस्टिक एसिड और टी मीन्स थैलस एसीटेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देन दूसरा जो मीडिया यूज होता है सॉलिड मीडियम कंटेनिंग पेनिसिलिन। और इसमें जो रिएक्शन प्रेजेंट होती है इसको स्ट्रिंग ऑपरस रिएक्शन कहते हैं। यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि स्ट्रिंग ऑपरस रिएक्शन कहाँ प्रेजेंट होती है? बैसिलस में। यूजफुल इन डिफरेंशिएशन ऑफ बैसिलस एंथ्रेस फ्रॉम बैसिलस सीरियस एंड अदर स्पोर फॉर्मिंग बैरियर्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन को क्या बोलते हैं और कौन सा मीडिया होता है और उस पर क्या कंटेन होता है। तो सॉलिड मीडियम कंटेनिंग पेनिसिलिन। देन अनदर डिफरेंशिएटिव फीचर क्या है? तो ये हो गया बैसिलस एंथ्रेसिस होता है susceptible to gamma phase. This is another characteristic feature which differentiate from Bacillus cereus. बाद में फिर से डिस्कस करेंगे पूरा टॉपिक वाइज में। एस्कोलिक थर्मोप्रेसिपिटेंट टेस्ट यूज फॉर रैपिड डायग्नोसिस ऑफ एंथ्रैक्स। तो इस टेस्ट का नाम आपको याद रखना है। इन ट्रांसमिटेड लाइट में कट ग्लास अपीयरेंस। तो आपको याद रखना है कि ट्रांसमिटेड लाइट में कैसा आता है, न्यूट्रेंट अगर में कैसा ग्रोथ आता है, इन्वर्टेड फर लाइक अपीयरेंस कब आता है, जिलेटिन में कब आता है, मेडुसा हेड अपीयरेंस कब शो होती है, कौन सा मीडिया यूज करते हैं, पीएलईटी मीडिया। तो ये यहाँ पे सारा कुछ पूछा जाता है। एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेट पीजी डीएनबी एम्स सेकंड ईयर एमबीबीएस एग्जाम। टॉपिक वाइज जब सीरीज करेंगे जो जल्दी आ रही है यूट्यूब पर तो उसमें पूरा ही डिस्कस करेंगे। अभी केवल जनरल मॉर्फोलॉजी और कल्चर डिस्कस किए।
मोर देन 50% अभी छोड़ दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग आर ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ डे अकॉर्डिंग टू WHO एक्सेप्ट, ये AIPG क्वेश्चन था। ए वर्ल्ड TB डे, बी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, सी वर्ल्ड रेबीज डे, डी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और इस क्वेश्चन के बारे में आपसे कहा था कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो 90% आप गलत करोगे। और यहाँ के बच्चे तो इसलिए भी गलत करेंगे क्योंकि उनको जब वो पोस्टर बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले तो ऑप्शन देख लो क्या है, वर्ल्ड रेबीज डे आपको, क्योंकि जब भी वो पोस्टर बनाते हैं तो ये लिखते हैं कि वर्ल्ड रेबीज डे का प्रेजेंट होता है 28 तारीख को, 28 सितंबर। लेकिन ये जो 28 सितंबर जो वर्ल्ड रेबीज डे होता है ये हम ठीक है मनाते हैं, लेकिन इसको WHO ने नोटिफाई नहीं किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। TB डे, ब्लड डोनर डे, हेपेटाइटिस डे ये WHO ने नोटिफाई किया है, लेकिन रेबीज डे को हम मनाते जरूर हैं लेकिन नोटिफाई नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि आपको यही पता है कि 28 सितंबर को हम वर्ल्ड रेबीज डे मनाते हैं, तो किसने सोचा होगा कि इस बात को WHO ने नोटिफाई किया कि नहीं किया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था ये क्वेश्चन SPM में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। 90% बच्चे गलत करेंगे। कैसे, हेल्थ डेज क्या होता है, टू प्रमोट इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इशू, जो पब्लिक हेल्थ इशू जैसे नो तंबाकू दिवस, एड्स डे, तो जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको हम प्रमोट करने के लिए इस पब्लिक हेल्थ इशू को, जिससे कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा वो मैसेज जाए, इसलिए मनाते हैं। वर्ल्ड रेबीज डे डज नॉट रिप्रेजेंट एन ऑफिशियल WHO हेल्थ डे, WHO ने ऑफिशियल कभी नहीं बताया है। एज मैंडेटेड बाय जो WHO की जो कमेटी है उसने कभी इसको नोटिफाई नहीं किया एज ए वर्ल्ड रेबीज डे। और वर्ल्ड रेबीज डे हम मनाते कब है, 28 सितंबर को। क्यों मनाते हैं कि जो 28 सितंबर है वो किसकी एनिवर्सरी है, लुई पास्चर की डेथ एनिवर्सरी है। और वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आपको पता है, पहले बताया, लुई पास्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और दूसरा मैंने बताया था कि इंत्रा कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन कभी भी लुई पास्चर को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ये बात ध्यान रखना, ये हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने डिस्कस भी किया था। दूसरी बात, इन्होंने 3 तरह की वैक्सीन बनाई थी। आइडेंटिफाई द इमेज, पहले तो ये क्वेश्चन पूछा था कि आइडेंटिफाई द इमेज। दूसरा, कौन सी वैक्सीन बनाई थी, कार वैक्सीन, बताया था आपको। L² लिक्विड मीडिया की खोज किसने की थी, लुई पास्चर में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जितने टाइप के स्टरलाइजेशन वाले हैं, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, सब किसने किया था, लुई पास्चर ने। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, रॉबर्ट कॉक। सॉलिड मीडिया की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कॉक ने। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोबायोलॉजी, रॉबर्ट कॉक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुई पास्चर। और लुई पास्चर ने जो वैक्सीन की खोज की थी, कॉलरा वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन खोज की थी और सबसे पहले जिस पेशेंट को दी, जिस पेशेंट पर इसको यूज हुआ था, उसका नाम था जोसेफ मिस्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर नेट PG में, एक स्टेप आगे जाकर। तो इसलिए उसने रेबीज वैक्सीन बनाई थी और उस पर बहुत सारा काम किया था। टू रेज अवेयरनेस अबाउट रेबीज प्रिवेंशन एंड हाईलाइटेड प्रोग्रेस ऑफ डिफेनिंग द हॉरिफाइंग डिजीज। इसलिए उसकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है उसको हम वर्ल्ड रेबीज डे के मनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और आप लिखते भी हो अपने पोस्टर जो आप बनाते हो बच्चे, उसमें लिखते भी 28 सितंबर हो, लेकिन उसको WHO ने नोटिफाई नहीं किया है। इसलिए आप 90% क्वेश्चन गलत करते हैं, लेकिन अब नहीं करोगे। तो कौन कौन सी वैक्सीन आई थी, कार, C फॉर कॉलरा, A फॉर एंथ्रेक्स, R फॉर रेबीज वैक्सीन। आइडेंटिफाई द इमेज, आप देख लो लुई पास्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं जो WHO ने नोटिफाई किए हैं। वर्ल्ड एड्स डे सबको याद है 1 दिसंबर। TB डे 24 मार्च 2025 में TB खत्म करना है, ये गोल है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे कभी। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। नो टबाको दिवस 31 मई आने वाला है। आज जब मैं वीडियो अपलोड करना हूँ उसके बाद 3-4 दिन और हैं, इसके बाद 31 में आएगी, तो आपको एक दिन तो वैसे याद हो जाएगा। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 to 30 अप्रैल। देन वर्ल्ड डोनर डे जो अभी पूछा गया था आपसे 14 जून। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो आपसे पूछा गया था 28 जुलाई। तो आपको एक 14 जून आंसर मिल गया, एक 28 जुलाई मिल गया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। एंटी लेप्रोसी डे 30 जनवरी। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई। डॉक्टर्स डे सबको याद है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, हैप्पी डॉक्टर्स डे, अप्रैल की से डॉक्टर अबे 1 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। SPM का क्वेश्चन। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर। इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, फिर से रिपीट हुआ है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई, आपको याद रखना है। तो ये सारे डे जो हैं, तो आपको टेक होम मैसेज ये लेना है कि ये सारे जो हैं आपके डे हैं, इनको आपकी एक लिस्ट में डालो और अपने वॉल पेपर पर लगा लो, ठीक है, बहुत काम आएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद हो गया लुई पास्चर को। पहली इंपॉर्टेंट बात कि वर्ल्ड रेबीज डे बनाते हैं उसके डेथ एनिवर्सरी पर, लेकिन WHO नोटिफाई नहीं किया। उसको कभी भी उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, काम उसने बहुत किया।
फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एल स्क्वायर, लुई पास्चर। और लिक्विड कल्चर मीडिया, ऑटोक्लेव, स्टरलाइजेशन, सारी खोज किसने करी थी? लुई पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस? AIBJ क्वेश्चन था। ऑप्शन ए पिक्स मीडिया, बी स्टार्च मीडिया, सी कैरिबिलर मीडिया, डी सेक्स मीडिया। तो आपको पहले बताया था कि ट्रांसपोर्ट मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया तो सारे इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब कल्चर मीडिया करेंगे, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज वो डिस्कस करते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है पाइक्स मीडियम। कैसे पोस्टमार्टम करना है क्वेश्चन का कि ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मीडिया वो मीडिया होता है जो कि डेलिकेट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं लैब तक पहुंचने में, या मे बी ओवरग्रोन बाई नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ऐसे मीडिया को हम ट्रांसपोर्ट मीडिया बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाता है ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होते हैं, क्या इसका एग्जाम्पल है, कैसे याद करना है? अब पाइक्स ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के लिए, और इसमें क्या होता है? क्रिस्टल वायलेट एंड सोडियम एजाइड। तो आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है क्रिस्टल वायलेट का, सोडियम एजाइड का। और किसके यूज करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस फॉर थ्रोट स्वैब। अब आपको कैसे याद रखना है? ये कलर आपको दिख रहा है नीचे, कौन सा कलर है? वायलेट कलर। तो आपको याद रखना है कि पाइक को समझो, पाइक्स मीडियम मतलब पिक। जब आपको किसी को पिक करने जाते हो तो क्या करने जाते हो? ये देखो आप डायग्राम, आप कैसी कार है? वॉलेट कलर की कार। और ये पिया है, वाइफ या गर्लफ्रेंड। तो आप जब किसी को पिक करने जाते हो तो उसी को जाते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो मतलब और किस तरह की कार से जा रहे हो? वॉलेट कलर की कार से। तो ये इंपॉर्टेंट है। पिक मतलब पाइक्स मीडियम, वॉलेट कार मतलब क्रिस्टल वॉलेट, सी मतलब क्रिस्टल, वी मतलब वॉलेट, और पिया मीन्स पायोजेंस। तो याद रखना कि जैसे बेबी का मतलब बैसिलस था, स्टाफ का मतलब स्ट्रेप्टोकोकस था, वैसे मेरे लिए जो पिया है ना पायोजेंस है। और पायोजेंस में आपको देखो, पायो मतलब पिया, जेंस मतलब जेंट मतलब मैन। और हम जैसे लोग ही जाते हैं पिकअप करने के लिए, तो पिकअप करने के लिए जा रहे हैं तो पायोजेंस, जी मतलब जेंट्स, पी वाई मतलब पिया। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को भी या किसी को भी पिकअप करने जाते हो तो वहां से आपको याद रखना है कि पिक मतलब पाइक्स मीडिया, कार मतलब कौन सी कार? वॉलेट कार, मतलब क्रिस्टल वॉलेट। क्रिस्टल वॉलेट आपको जहां याद रहेगा क्रिस्टल वॉलेट आपको याद आ जाएगा। और क्रिस्टल वॉलेट के साथ क्या है? सोडियम एजाइड। पिया मतलब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है? देन दूसरा मीडिया क्या है? दूसरा कैसे आप याद कर सकते हो पाइक्स मीडियम? कैसे? आप जब वो करते हो क्वेश्चन आंसर, तो इधर का इधर, उधर का इधर, पाइक्स में पायोजेंस आ रहा है और एस में स्ट्रेप्टोकोकस। तो अगर पाइक्स की स्पेलिंग आपको याद है तो आप याद कर लोगे आराम से कि पी इधर से पी और इधर से एस कॉमन, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। जैसे आपको सही लगे वैसे याद करो, लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि अगर फोटोग्राफिक करोगे तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपको ये याद होगा कि पिक्स मीडियम में क्या होता है? क्रिस्टल वॉलेट एंड सोडियम एजाइड। एंड SSS क्या, कौन सा मीडिया है? सेक्स बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन ट्रांसपोर्ट मीडियम। इसको किसके लिए यूज करते हैं? साल्मोनेला एंड शिगेला के लिए करते हैं। अब आप देखो कितने एस आ रहे हैं, इसको क्वार्टर एस बोलते नहीं है, ये वो क्वार्टर नहीं है पीने वाला, और ना क्वार्टर एस बोलते हैं, ये एक निमोनिक है। एस मीन्स सेक्स बफर्ड ग्लिसरॉल, एस मीन्स सलाइन ट्रांसपोर्ट मीडियम, नाम में ही ट्रांसपोर्ट है। एस मीन्स फॉर शिगेला, एस मीन्स फॉर साल्मोनेला। जब आपको बाद में याद आएगा तो यही निमोनिक्स आपसे MCQ सही कराएंगे। देन विब्रियो कॉला में जो यूज करते हैं, एक करते हैं वेंकट रमन कृष्ण मीडिया, इसको VR मीडिया बोलते हैं। दूसरा कैरिबिलर मीडिया, तीसरा एल्काइन पेप्टोन वाटर। और एल्काइन पेप्टोन वाटर की एक खास बात है, ये एनरिचमेंट मीडिया की तरह भी काम करता है और ट्रांसपोर्ट मीडिया की तरह भी काम करता है। तो आपसे पूछ सकते हैं ऑप्शन ए एनरिचमेंट, बी ट्रांसपोर्ट, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। तो ऐसा नहीं कूद पड़े देखने के लिए, पूरे ऑप्शन पढ़ो तभी क्वेश्चन सही होगा। कैसा याद करना है आपको? तो नाम में ये VC, वी मीन्स विब्रियो कॉला, वी मीन्स वेंकटरमन रामन कृष्णन, सी मीन्स कैलिब्रेयर। और आपको पता है विब्रियो कॉला की पीएच एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। अगर आपको दूसरा निमोनिक याद करना है तो और अच्छे से आप याद कर सकते हो कि भैया जो डेलिकेट होता है ना, जैसे आपको देखा ना जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, तो आप उनको क्या करते हो? कैरी कर लेते हो ना। कैरी कहाँ करते हो? गोदी में। वही निमोनिक है। विब्रियो मतलब विब्रियो कॉला, विब्रियो सो डेलिकेट। जब आप कह रहे हो डेलिकेट है तो कैसा मीडिया हो गया? ट्रांसपोर्ट मीडिया। और उसको कैरी कर रहे हो मतलब कैरी ब्लेयर मीडिया। और किस मीडिया में कर रहे हो कैरी? एल्कलाइन में, तो एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। और आपको पहले बताया था स्टोरी में क्या है? विब्रियो का मतलब ही था कि विब्रियो कॉला, और VR का मतलब
विप्रो मीन्स वेंकट रामन कृष्णन मीडिया या वीआर मीडिया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद ऐसे कराया है कि विप्रो भाई बहुत डेलिकेट होता है। जब डेलिकेट होता है तो ट्रांसपोर्ट मीडिया हो गया, उसको आप कैरी कर रहे हो। अगर छोटा बच्चा होता तो कैसे कैरी करते, गोदी में। यहाँ पर कैसे कैरी करना है विप्रो को, एल्कालाइन पेप्टोन वाटर में। तो ये सारे मीडिया आपको याद होना चाहिए। कैरी मतलब कैरी बियर, अब कभी आप भूलोगे नहीं। कैरी मतलब कैरी बियर, और विप्रो मतलब वेंकटरमन रामन कृष्णन। और कौन कैसे कैरी कर रहे हो, एल्कालाइन पेप्टोन वाटर में। तो आपको सिंपल से याद हो गया। देन हाउ थायोगोलाइकेट ब्रॉथ किसके लिए यूज करते हैं, एनरोब्स। अब आप देखो कैसे याद करना है। ये स्पेलिंग क्या है, थायोगोलाइकेट। मतलब दो तरह की साइकिल होती है बायोकेमिस्ट्री में, एक होती है ग्लाइकोलिसिस, एक होती है क्रेब साइकिल। जब एनरोबिक होता है तो ग्लाइकोलिसिस यूज करते हैं, और जब एरोबिक होता है तो क्रेब साइकिल। तो जब एनरोबिक मतलब ग्लाइकोलेट मतलब ग्लाइकोलिसिस, तो यहाँ पर क्या आ गया, एनरोब्स। तो बिल्कुल सिंपल सा निमोनिक है, आपको बिल्कुल फंडे क्लियर करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, तभी सब्जेक्ट में आपको मजा आएगा, अदरवाइज सब बेकार हो जाएगा। स्टार्च एंड एमिज मीडिया किसके लिए यूज करते हैं, नाइजीरिया के लिए। तो आपको एक सिंपल सी कहानी याद रखनी है कि अम्मी स्टार्ट एक बल्लेबाज है इंग्लैंड का, कहाँ पर पहुंच गया, सीरिया। आपको लग रहा है नाइजीरिया में, सीरिया कहाँ से आ गया, क्योंकि दिखता भी मुझे ऐसा ही कुछ है। अम्मी मतलब एमिज मीडिया, स्टार्ट मतलब स्टार्ट मीडिया, नाइजीरिया CERIA। नाइजीरिया में कहीं ना कहीं सीरिया छुपा हुआ है। तो आपको क्लियर सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अम्मी स्टार्ट कहाँ जा रहा है, सीरिया में। तो आजकल तो आपको वैसे ही पता है, अगर कोई सीरिया जा रहा हो तो आसपास वालों की आँख कान नाक सब खुल जाते हैं। तो जब अम्मी को पता लगा कि स्टार्ट कहाँ जा रहा है, सीरिया, तो वो भी चौंक गई। और हमारे लिए सीरिया का मतलब नाइजीरिया। कभी भी मैं सीरिया बोलूँगा तो नाइजीरिया, झूठा इंसान, जूडोमोनास, स्टाफ बस, स्टैफ, बेबी मतलब बेसिलस, सिंपल, पिया मतलब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। तो आपको ये सारे मीडिया याद करने हैं अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब कल्चर मीडिया डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से फिर से डिस्कस करेंगे, तो आपको सारे ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज हो क्लियर हो गए। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है कि किस मीडिया का कंपोजिशन क्या होता है, अल्काइन पेप्टोन वाटर कैसे बनता है, कितनी पीएच होती है, और स्टार्ट मीडिया में क्या क्या होता है, कैलिब्रिया का कंपोजिशन क्या है, वेंकटरमन रामन कृष्ण का क्या है। तो जब भी आपको डिस्कस करेंगे, मतलब एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट PG एंड DNB। और बताया है कि आने वाली सीरीज है टॉपिक वाइज सीरीज। टॉपिक वाइज सीरीज का मतलब यह है, जैसे कल्चर मीडिया है तो कल्चर मीडिया में भी तमाम सारे मीडिया, ट्रांसपोर्ट, एनरिचमेंट, एनरिच, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर विद MCQ डिस्कस करेंगे। वो कमिंग सून में है। तो आज की कंटेंट को ऐसा कुछ प्रिपेयर किया है जिससे कि जो ऑल इंडिया में बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो, और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उन दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो अगर आपको आज की सीरीज पसंद आती है तो आप चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, कि आपके ये करने से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।